नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते हम लेकर आते हैं बाजार के दिग्गज की एक आवाज़, जहां पर वो आपको बताते हैं कि आपको कैसे अपनी निवेश रणनीति में आगे बढ़ना चाहिए और बाजार की चाल को आप कैसे अपने पोर्टफोलियो से जोड़ सकते हैं। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज टिब्रेवाल, फाउंडर और सीईओ इकिगाई इन्वेस्टमेंट। पंकज टिब्रेवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में और बहुत समय के बाद आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। अब ये बताइए, क्योंकि आप इतने व्यस्त रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बाजार पर से आपकी नजर हट गई हो, तो अब बाजार में कैसा जोश है? इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तिमाही नतीजे जो कि ट्रिगर के तौर पे काम कर रहे थे बाजार में, वो अब खत्म हो चुका है। हम एक फेस्टिव मोड में जा चुके हैं। एफआईआईज की बजट के बाद से हम देख रहे हैं रिकॉर्ड सेलिंग दिखाई दे रही है। रेट कट एक सिनेरियो हो सकता है जो शायद ग्लोबल मार्केट्स के तौर पे बाजार अपनी निगाह बना के रखे, लेकिन आपके मुताबिक बाजार के लिए दशा और दिशा तय करने वाले क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पंकज? धन्यवाद कविता जी। अगर आप देखें तो मार्केट तीन चीजों का सम्मेलन है। एक है फंडामेंटल, जिसे हम अर्निंग्स कहते हैं, सेकंड है फ्लोज एंड थर्ड है सेंटिमेंट। ये तीनों को हम सेपरेटली एक एक बार करके देखते हैं, तो इससे अपने को मार्केट के रुख का अंदाजा हो जाएगा। अगर आपने पहले तिमाही के नतीजे देखें तो वो काफी सबड्यूड और लोअर देन एक्सपेक्टेशन रहा है। NSE 500 के नतीजों में करीबन 498 कंपनियों ने नतीजे डिक्लेयर कर दिए थे 14 तारीख तक, और उनमें 88 कंपनियां बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियां हैं एंड बाकी 400 8 और कंपनियां नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है। और अगर हेडलाइन बेसिस पर देखिए तो करीबन 6.5% की अर्निंग्स ग्रोथ रही है टॉप 500 कंपनियों का इंडिया में। लेकिन अगर हम पूरी ग्रोथ देखें तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के सेक्टर ने ही पुल किया है। उनका करीबन 19% का अर्निंग ग्रोथ था, और बाकी जो नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनियां हैं, जो पूरे पूरे ब्रॉडर मार्केट की कंपनियां हैं, उन्होंने करीबन फ्लैटिश अर्निंग्स ग्रोथ दिया। तो काफी टाइम के बाद जो लास्ट ईयर हमने देखा था 30% की अर्निंग्स ग्रोथ, जिसके कारण काफी मार्केट में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग था, वो अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। और इसका मेन वजह है कि जो मार्जिन्स है वो आज के दिन कॉर्पोरेट इंडिया के लिए पीक लेवल पर है। यहाँ से फर्दर इंप्रूवमेंट मार्जिन शायद कम गुंजाइश है, और आने वाले तिमाही, सेकेंड तिमाही में भी हमें लगता है नतीजे करीबन 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ ही रहने वाले। और पूरे साल को देखें तो हमारा ये अनुमान है कि ये 10-12% का अर्निंग्स ग्रोथ साल रहेगा, और लास्ट ईयर ये साल करीबन 30% था। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स आर फाइनली, स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो अगर तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं आए, कॉर्पोरेट इंडिया के नतीजे अच्छे नहीं आए, तो ये पूरा मार्केट का ब्रेथ जो हमने देखा था लास्ट ईयर, बहुत ब्रॉड बेस्ड और चैरिटेबल था सबके लिए, ये इस बार कहीं ना कहीं नैरो डाउन हो सकता है। और कई मतलब सिलेक्टेड स्टॉक, सिलेक्टेड सेक्टर्स ही चलेंगे, और वो ऑलरेडी लास्ट 15-20 दिन से दिख रहा है। सेकंड, अगर आप देखें तो फ्लोस, डोमेस्टिक फ्लोस आज भी स्ट्रांग है। अगर टोटल म्यूचुअल फंड में एसआईपी देखें तो करीबन 22,000 करोड़ की एसआईपी हर महीने आ रही है, और टोटल मिला के 3 साल में टोटल डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर ने $100 बिलियन मार्केट में निवेश कर दिया है। ये एक अनथिंकेबल अमाउंट है, जो कभी हम 5 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि डोमेस्टिक पूल इतना बड़ा पूल क्रिएट हो जाएगा, और वो ही पूरे मार्केट को सपोर्ट किए हुए है। बट मेरा ये मानना है कि अगर वैल्यूएशन थोड़ी भी ठीक होते हैं, जो आज के दिन काफी एलिवेटेड लेवल्स पर है, तो एफआई का भी मन है इंडियन बाजारों में निवेश करना। और आप ये ना भूलें कि 5 साल पहले हमारा इंडिया का वेट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में करीबन 7.5-8% का था। वो इस बार के चेंजेस के बाद करीबन 20% के ऊपर चला गया है। और चाइना जो 40% का वेट था इंडेक्स में, वो 24% पर आ गया है। तो इस बार जब भी एफआई हमारे देश में आएगा, तो वो 7.5% वेट के हिसाब से नहीं आएगा, वो 20% के वेट के हिसाब से आएंगे, और उसके कारण मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लार्ज कैप्स में या उनके वाले क्षेत्र वाले सेक्टर्स में रह सकती है। थर्ड, अगर हम सेंटिमेंट को लें तो सेंटिमेंट आज देश के प्रति काफी स्ट्रॉन्ग है, मैक्रोस काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कई सेक्टर में हमें एक्सुबरेंस भी दिख रहा है,
स्पेशली रिटेल वाले सेक्टर्स में, जहां पर रिटेल निवेशक काफी स्ट्रांग हैं, उनकी शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आज रेलवेज प्लस डिफेंस टोटल कंबाइंड मार्केट कैप ये दोनों क्षेत्र के करीबन 18 लाख करोड़ हो गया है, और 5 साल पहले ये करीबन 1.2 लाख करोड़ था। तो 15 गुना रेलवेज और डिफेंस की मार्केट कैप बढ़ी है, और जिसका मतलब है 70% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन अगर मैं इनके प्रॉफिट्स के नतीजों को देखूं तो वो करीबन 20-21% कंपाउंडेड से बढ़े हैं लास्ट 5 साल में। तो क्लियरली पी मल्टीपल्स काफी सारे क्षेत्र में एक्सपैंडेड हो गए हैं, और कई जगह पॉकेट्स ऑफ एक्सुबरेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट 12-18 महीने हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रह के नेविगेट करना चाहिए कि यहाँ पर गलतियां ना हो, और जो पॉकेट्स ऑफ एक्सुबरेंस है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जहां पर लोग नरेटिव और स्टोरीज पर काम कर रहे हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और जो खराब प्रमोटर या बैलेंस शीट और कैश फ्लो है उनको अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करके अगर आप ये नेक्स्ट 12-18 महीने ठीक से निकाल लो, तो आने वाला 3-5 साल देश के लिए काफी मैक्रोज और ग्रोथ और रिफॉर्म्स के हिसाब से काफी स्ट्रांग रहने वाला है। और थोड़े से अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट करना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2-3 साल हमारे मार्केट के लिए काफी चैरिटेबल रहा है, और वही एक्सट्रापोलेट अगर हम करेंगे नेक्स्ट 2 साल में तो हो सकता है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो। तो अपने रिटर्न को मॉडरेट करिए, रिस्क को मैनेज करिए, और इसी से अपने नेक्स्ट 12 महीना ठीक से नेविगेट करिए। चलिए, तो क्लियरली 12 से 18 महीने काफ़ी कॉशियस सतर्कता जो है बरतने की सलाह आप दे रहे हैं, और साथ ही रियल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन थोड़ा सा इस चर्चा को मिड कैप स्मॉल कैप फोकस में मैं लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि तिमाही नतीजों में इन क्षेत्र की कंपनियों ने भी अच्छा खासा निराश किया है। अब क्योंकि हम वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रीजनेबल वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, अब यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस कितने असल आते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये यहाँ कंपनियां भी जो हैं वो बहुत ही हाई पी लेवल्स पर बैठी हुई हैं। तो क्या हम कह सकते हैं जिस तरह की कॉशियसनेस की आप कर रहे हैं ओवरऑल बाजार में, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा आपको रहने की जरूरत है, क्या कहेंगे? हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप्स में आज वो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी ऊपर है, और हमने ये देखा है पास्ट में भी कि जो 30 साल का डेटा है कि मिड कैप स्मॉल कैप बुल मार्केट में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसको 25-30 साल के ऊपर में देखें तो खाली 11% के मिड एंड स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मेगा कैप बन पाए हैं। बाकी जो 89% है या तो वो ही मिड एंड स्मॉल माइक्रो रह गए या वो पेनी स्टॉक्स हो गए। तो इस समय ये काफी इम्पोर्टेंट है कि आप ओवर पे ना करें कोई भी कंपनियों के प्राइस में। आप बैलेंस शीट, कैश फ्लो को ध्यान से देखें, और जो भी प्रमोटर ग्रुप के ऊपर आप बेट कर रहे हो उनकी इंटेग्रिटी, रेपुटेशन और उनका पैशन उस बिजनेस के लिए हो। तो जो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग है आज वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस समय ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप 3-5 साल की व्यू लेते हो तो कई सारे क्षेत्र में हमें एक नया मोमेंटम दिख रहा है। जैसे ऑटो एंसिलरीज देखें, चाहे वो हम स्पेशलिटी केमिकल्स देखें, चाहे हम कई सारे बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट प्लेस देखें, चाहे में हम फार्मा की बात करें, चाहे हम सीमेंट की बात करें। तो ये सारे क्षेत्र में आज अगर हम देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो अपने क्षेत्र में लीडर्स हैं, और कई कंपनियों में हमें लगता है आने वाले टाइम में काफी बड़ा अपने को गेन हो सकता है। तो सिलेक्टिव अप्रोच आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिन कंपनियों पर आप बेट कर रहे हैं तो बेसिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को आप अपना मेंटेन करके आगे बढ़ें। सीमेंट फार्मा पर आपने राय रखी, कुछ सेक्टर्स जहां पर फोकस आपका भी रहेगा और निवेशकों का भी रहना चाहिए। कंज्यूमर डिस्ट्रीज पर आपका क्या कहना है? क्या इस सेक्टर पर आपकी कोई राय है? तो कंज्यूमर को अगर हम दो भागों में, कविता जी, डिवाइड करें, एक है कंज्यूमर स्टेपल्स जो साबुन, तेल और जो बेसिक नेसेसिटी है उनकी वाली कंपनियां हैं। एक दूसरी है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, जहां फूड डिलीवरी, QSR, आपके जितने भी होम ड्यूरेबल्स, होम इम्प्रूवमेंट वाली कंपनियां, टाइल्स, प्लाईवुड सारी आ जाती हैं। तो हमारा रुझाव कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की तरफ ज्यादा है, बिकॉज जब आप पूरे वर्ल्ड को, विश्व को देखें तो जब भी कोई भी देश का पर कैपिटा इनकम $2300-2400 से ओवर द नेक्स्ट 5-7 साल में $5000 की तरफ मूव हुआ है,
तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा उनके जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, फूड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, ये सारी की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। और हमें लगता है कि जो कंपनियां इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए ग्रोथ नेक्स्ट 5-7 साल बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो हमारा रुझाव इस क्षेत्र की तरफ काफी पॉजिटिव है। लास्ट 2-3 साल से कंज्यूमर क्षेत्र काफी अच्छा नहीं किया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कि इन्फ्लेशन हाई था, कोविड के बाद हमारा स्पेंड कहीं और तरफ चला गया था। लेकिन अब जो नतीजे भी आए इस बार तिमाही में, तो हमने देखा कंज्यूमर सेक्टर काफी स्ट्रांग प्रदर्शन किया है कंपेयर टू जो उन्होंने लास्ट 1.5-2 साल से किया। तो हमारा रुझाव इस सेक्टर पर नेक्स्ट 2-3 साल के व्यू ले तो काफी पॉजिटिव रहेगा। पंकज, बीच में आपने एफआईआईज का जिक्र किया, थोड़ा सा इसकी हम बात कर लेते हैं। नवंबर दिसंबर तक क्या हम उनकी वापसी होती हुई देखेंगे? लगभग 30,000 करोड़ हमने बजट से लेके अब तक एफआईआईज की बिकवाली का एक सेशन देखा हुआ है। लेकिन अब जैसे कि आपने कहा कि वैल्यूएशंस को लेकर एफआईआईज कंसर्न है, लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं ग्लोबल हालात भी हैं जिस पर सभी की नज़र है, और जैसे कि एक रेट कट की संभावना बन रही है। क्या आकलन कहता है आपका नवंबर दिसंबर तक कंफर्टेबल टाइम होगा कि उनकी वापसी हम होती हुई देखेंगे बाजार में? और गॉन विद द विंड और बैक विद द ब्रीज वाला जो फ्रेज है वो शायद फिट बैठता है समय के आसपास, क्या कहेंगे? तो कविता जी, अगर आप देखें तो नवंबर दिसंबर जनरली वो लोग इंक्रीमेंटल एलोकेशन नहीं करते हैं, स्पेशली दिसंबर में, और एफआईज काफी ठंडे हो जाते हैं उस महीने में। तो इंक्रीमेंटल एलोकेशन नेक्स्ट ईयर जब जनवरी फरवरी में होगा, तो हमें लगता है कि हमारे पास साइजेबल पैसा देश में आना चाहिए। हो सकता है उसके पहले भी आ जाए, बिकॉज अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट चालू कट होना चालू हुआ तो इसका पैसा इमर्जिंग मार्केट की तरफ जाएगा। और अगर इमर्जिंग मार्केट में गया तो हमारा 20% का वेटेज हो गया इंडेक्स में, तो हमारे पास एक 1/5 ऑफ द फ्लो डेफिनेटली इंडिया में आएगा। और एक जो चेंज इस बार मैं देख रहा हूँ, जब मैं अपने विदेशी फ्रेंड्स से सबसे बात करता हूँ, लास्ट 15-20 साल में किसी ने भी इंडिया स्पेशलिस्ट नहीं रखा, बिकॉज हम छोटी मार्केट थी, हमारा वेट पूरे इंडेक्स में बहुत छोटा था। लेकिन अभी मैं जहां भी बड़े एफआई से बात कर रहा हूँ, चाइना के साथ उन्होंने इंडिया स्पेशलिस्ट पर भी काम करना चालू किया है, और एक व्यक्ति जो खाली इंडिया स्पेशलिस्ट है वो उनके टीम में दिखाई देने लगे हैं। तो इसका मतलब उनका जो सीरियसनेस है ओवर इंडिया एलोकेशन ओवर द नेक्स्ट 2-3-5 ईयर्स, ये काफी सीरियस रहने वाला है। और हमें लगता है अगर हम ये ठीक से कोई सेल्फ गोल नहीं किए कंट्री के अंदर या इकोनॉमी में या मार्केट्स में, तो ये मैं इतना वरीड नहीं हूँ एफआई फ्लो को लेके। और सेकंड, डोमेस्टिक घरेलू पैसा इतना बड़ा हो गया है कि एफआई की शेयर होल्डिंग आज के दिन 16.5-17% हो गई है, और घरेलू शेयर होल्डिंग 23-24% हो गई है। तो क्लियरली डोमेस्टिक्स हैव बिकम अ वेरी लार्ज फोर्स, एंड यस एफआईज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन आने वाले समय में उनकी जो वेटेज है वो और कम हो रही है अगर वो इंक्रीमेंटल बड़ा फ्लो लेके नहीं आते हैं। लेकिन अगर उल्टा करके देखें, अगर वो अपना जब फ्लो लाएंगे तो सप्लाई कौन करेगा पेपर? तो क्लियरली अगर उनकी भी फ्लो आ गई और डोमेस्टिक भी फ्लो किया, तो ये एक्सुबरेंस काफी अलग लेवल तक पहुंच सकता है मार्केट में, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह के एसआईपी की फ्लोज हम चर्चा में लेकर आ रहे हैं आजकल, जो कि हर महीने एक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिटेल का जो इनफ्लो है, पार्टिसिपेशन है बाजार में, वो बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये उस वक्त से शुरू हुआ है जब से बाजार एक ही चाल पर बढ़ रहा है, एक ही चाल को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब जिस तरह का समीकरण है उसमें हम बदलाव देख रहे हैं, बाजार की एक तरफा चाल नहीं है। आपने खुद अपने जवाब में समझाया कि थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि अर्निंग्स जो है उस मुताबिक नहीं आ रही हैं, और ऐसे में काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें बाजार में आता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो ट्रेंड है रिटेल पार्टिसिपेशन का, रिटेल इनफ्लो का, एसआईपी के इनफ्लोज का, क्या इसमें बदलाव की भी उम्मीद की जा सकती है? क्या इसकी संभावना है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस दौर की बात हो रही है जहां पर नए लोग भी बाजार में आए हैं, और ख़ास बात यह है कि ये जो नए लोग आए हैं उन्होंने बाजार की उतार चढ़ाव को नहीं देखा है। तो क्या हमें इन इनफ्लोज पर नज़र रखनी चाहिए? अब आपने बहुत उम्दा ऑब्जर्वेशन किया है कविता जी। और अगर देखें तो 52 महीने हो गए कि इंडियन मार्केट ने एक महीने भी 5% का ड्रॉडाउन नहीं देखा है।
ये इंडियन मार्केट्स के लिए लॉन्गेस्ट ट्रेंड है कि भाई 52 महीने तक एक महीने में भी 5% से नीचे की गिरावट नहीं हुई है। एंड जिसने भी नीचे में जब भी डिप में खरीदा, मतलब फाइनली वो प्रूवन राइट हुआ है लास्ट 4 साल में, क्योंकि मार्केट ने एक तरफा तेजी देखी है। मेरा डर ये है कि जब भी मार्केट आपको 10-15% की गिरावट दिखाएगा, और वो हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखें लास्ट 44 साल के सेंसेक्स के हिस्ट्री में 35 साल मार्केट ने खाली एक्सेप्ट 4 साल, मतलब 40 साल मार्केट ने आपको इंटरईयर 10 से 15% का ड्रॉडाउन दिखाया है ऑन एन एवरेज। और उस 10-15% के बाद 35 में से 44 साल में मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ कैलेंडर ईयर। तो इंटरमीडिएट करेक्शन एकदम पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन आज के जो निवेशक हैं उनका टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो रहा है। तो मेरा खाली एक ही एडवाइस रहेगा आपके चैनल के थ्रू, आपके व्यूअर्स के थ्रू, कि मार्केट में उतार चढ़ाव के लिए रेडी रहिए। जो इजी पैसा था वो आई थिंक इज बिहाइंड अस, एंड आने वाले समय में थोड़ा कॉशियस रह के रखना और ऊपर नीचे की संभावना रखना एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रहेगा। और अभी मैंने देखा 5% जब मार्केट डाउन गया तो काफी सारे फोन आने लगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर काफी भयभीत होने लगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है, इससे मुझे डर लग रहा है कि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने ये उतार चढ़ाव नहीं देखी है, खाली एक तरफ तेजी देखी है। तो इस बार जब थोड़ी भी साइडवेज या मार्केट में करेक्शन आएगा तो हमें पता चलेगा रियल इक्विटी इन्वेस्टर कौन है और कौन इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है। तो ये एक अच्छा क्लीनिंग अप प्रोसेस रहेगा। मैं इसे लॉन्ग टर्म के माध्यम से काफी हेल्दी करेक्शन के रूप में देखता हूँ। चलिए, लेकिन अब थोड़ा सा ग्लोबल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, जो मेरे ख्याल से अब इस साल की जो दूसरी तिमाही है वहाँ पर हम पड़ता हुआ देखेंगे। और शुरुआत एक उम्मीद जो कि रेट कट की है 25 पीपीएस की, क्या हमें उम्मीद करनी ही चाहिए? हाँ कविता जी, ये एक्सपेक्टेशन भी काफी रोज चेंज हो रहा है। आप देखिए कल तक मार्केट नर्वस था यूएस में, लोग 2 रेट कट की बात कर रहे थे। कल रिटेल सेल्स की डेटा के बाद सडनली मार्केट में आपने पॉजिटिव रुझाव देखा, और सडनली जो सितंबर रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी वो काफी कम हो गई। और माना जा रहा है कि 50-60 बेसिस पॉइंट टोटल रेट कट होगा पूरे साल में, जो बाकी 6-7 महीने बचे हैं। तो ये एक डायनामिक सिचुएशन, बट हमें लग रहा है कि यूएस में स्लो डाउन क्लियरली दिख रहा है एट द इकोनॉमिक लेवल। चाहे हम वो डेलिक्वेंसी लेवल देखें, चाहे मॉर्गेजेस में, क्रेडिट कार्ड्स में, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखें, या कॉर्पोरेट्स के नतीजों को देखें, तो कहीं ना कहीं ये स्लो डाउन क्लियरली विजिबल है। और हमें लग रहा है कि फेड के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट ब्याज दर को थोड़ा घटाना होगा। और ये वर्ल्ड एक अलग सिचुएशन है। एक तरफ जापान ब्याज दर बढ़ा रहा है, यूएस ब्याज दर घटा रहा है। तो एक क्योएटिक सिचुएशन ऑफ वोलेटिलिटी रहने वाली है आने वाले समय में। और जो येन कैरी ट्रेड था, आपने देखा कि किस तरह इक्विटी मार्केट ने 3 दिन में 20% जापान मार्केट को डाउन कर दिया। तो आपने जो पूरे साल कैलेंडर ईयर 24 में बनाया था वो 3 दिन में चला गया। ये है, सारे रिटेल इन्वेस्टर को बोलना चाहूंगा, ये है इक्विटी मार्केट। अगर आप इस टाइप के करेक्शन से डर रहोगे या आपको नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप इक्विटी मार्केट के लिए नहीं। और ग्लोबल एक केओटिक प्लेस है। आज रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हो कितना टेंशन और तनाव है। यूएस अलग तरीके से चाइना को ट्रीट कर रहा है। चाइना ताइवान का अलग सिचुएशन है। बांग्लादेश में जो हुआ, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रातों रात गवर्नमेंट ऑपल आउट हो जाएगी। तो ये केटिक सिचुएशन में आपका टेम्परामेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी डिसिप्लिन और आपका क्वालिटी एंड सिलेक्शन ऑफ कंपनीज ही आपको नेविगेट करके बचा सकता है। अगर इसमें कहीं भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया और ग्रीड और फियर की तरफ ग्रीड की तरफ ज्यादा रुझाव रखे, तो आने वाले समय में प्राइस पे करना पड़ सकता है। अब इस तरह के बाजार में जो लोग थोड़ा सा जोखिम उठा सकते हैं, क्या कोई पोजीशन टैक्टिकली किसी सेक्टर में क्या ली जा सकती है? क्या इसकी रिकमेंडेशन होगी आपकी? मैं बोलूंगा कि इस समय टैक्टिकल नहीं रहना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन के कारण हो सकता है आपको
थोड़ा सा उसमें पेन आए। आप जो भी चीज करो 3-5 साल के व्यू से करो, बिकॉज इक्विटीज में जितना आपका टाइम होराइजन लंबा होता है उतना आपका रिटर्न पॉजिटिविटी की संभावना है। हमने ये डेटा देखा है कि लास्ट 40 सालों में 98% प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपका 7 ईयर के ऊपर का विजन है इक्विटी में, तो आप अपने फिक्स्ड इनकम मार्केट को 7% रिटर्न को 98% टाइम बीट किया है। और अगर आपको डबल डिजिट रिटर्न में देखें तो 7 साल का अगर होराइजन है तो आपने 85% टाइम 10% के ऊपर का रिटर्न बनाया है। एक साल में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, ये एक लाइक टॉसिंग अ कॉइन है जिसमें 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी निवेशक आज बाजार में आ रहे हैं, तो ठीक है मार्केट ने बहुत रिवॉर्ड किया है लास्ट 2-3 साल, लेकिन शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी रेंज से ना आए और इसे लंबी अवधि के तरह एसेट क्लास को देखा जाए और प्रॉपर एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन के माध्यम से आप इसमें निवेश करें। नहीं तो हो सकता है कि आप मैच से जल्दी आउट हो जाएंगे। ये समय है कि कहीं मेडन ओवर जाना है तो जाने दो, बट अपने विकेट को संभाल के रखना। कौन से सेक्टर्स की कंपनियां हैं पंकज जहां पर आपने अपनी पोजीशंस काटी, आप थोड़े से हल्के हो गए क्योंकि वहां पर जोखिम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी हम पोर्टफोलियो बिल्डअप फेज में है कविता जी, क्योंकि हमने अपना नया फंड लॉन्च किया है एंड ये बहुत बड़ी कृपा रही है इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट की कि हमने काफी अच्छा स्टार्ट किया अपने फंड में। तो हम पोर्टफोलियो बिल्डअप फेज में हैं और हम धीरे धीरे एलोकेट अपने इक्विटीज की तरफ बढ़ा रहे हैं। आज एज वी स्पीक हमने अपने पोर्टफोलियो में 80% एलोकेशन किया है और एक डाइवर्सिफाइड वे से अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस स्टॉक्स, और जो जो पॉजिटिव रिझाव वाले सेक्टर्स मैंने आपसे बात की, फार्मा, आईटी, ऑटो एंसिलरीज, बैंकिंग के सिलेक्टिव नेम्स, कैपिटल मार्केट के सिलेक्टिव नेम्स, स्पेशलिटी केमिकल, कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी नेम्स, इस दौरान से सारे को हमने बॉटम अप बेसिस पर कई अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में डाला है। तो अभी मतलब ऐसे अग्रेसिवली कुछ हमने बेचा नहीं है, हम पोर्टफोलियो बिल्डअप फेज में हैं और हम जब पोर्टफोलियो एक प्रॉपर्ली बिल्ड कर लेंगे तो आपके चैनल के थ्रू निवेशकों को इन्फॉर्म करेंगे। निवेशकों को लेकिन कहां से हल्के हो जाने की सलाह आप देंगे? आपके पोर्टफोलियो में ना सही, लेकिन अगर उनके पास कोई जोखिम भरे क्षेत्र हैं जहां बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, तो वो आपके मुताबिक कौन से हो सकते हैं? कहां से हल्का हो जाना चाहिए? क्लियरली जो मैंने पॉकेट्स ऑफ एक्सुबरेंस बोला, जैसे पीएसयूज हैं कई सारे, वहां पर मुझे लगता है कि नरेटिव्स आर रूलिंग दी सीन टुडे और वहां फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन का कोई अलाइनमेंट नहीं है। एंड अगर ये सारे जगह पर आप अगर ठीक से ध्यान नहीं दें तो थोड़ा सा परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल की संभावना है। अगर आपको याद हो 2010 में यही सेम माहौल पीएसयू बैंक्स का था और आज 14 साल हो गए, एक्सेप्ट 2-3 पीएसयू बैंक्स को छोड़ के काफी सारे पीएसयू बैंक्स मर्ज हो गए। काफी सारे पीएसयू बैंक्स आज भी 30-50% एब्सोल्यूट प्राइस में डाउन है। हो सकता है उनका मार्केट कैप 2010 से ऊपर हो क्योंकि उन्होंने हर साल इक्विटी डाइल्यूशन किया हो, बट आज भी 2010 के काफी सारे स्टॉक्स के भाव नहीं आए हैं। और हमारा ये मानना है जो आज प्राइस कई सारे स्टॉक्स के लिए कर रहे हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो पीएसयू वाली नाम में हो, चाहे वो रेलवेज में हो, डिफेंस में हो, वहां पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आपने पैसा बना लिया है तो थोड़ा सा आप वहाँ पोजीशन ट्रिम भी कर सकते हो। तो ये हमारी सलाह रहेगी कि आप बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग को ना भूलें इस बुल मार्केट में, नहीं तो हो सकता है आपसे गलतियां ज्यादा हो और आने वाले समय में उसका आपको गेन वैल्यू पता चले। ऑलराइट पंकज, सवाल तो बहुत ज़्यादा है आपसे पूछने के लिए, लेकिन फिलहाल मेरा समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद आपका, समय निकाला और बाजार के इस चाल में दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी हैंड होल्डिंग की। धन्यवाद। थैंक यू कविता जी।